हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सी प्लस प्लस का बेसिक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर की। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं: फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम और उसका मेन फंक्शन। तो हम सबसे पहले सी प्लस प्लस के फीचर्स से शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो सी प्लस प्लस का पहला फीचर है वो है सी लैंग्वेज की कंपैटिबिलिटी। सी लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी इस तरह से है क्योंकि सी प्लस प्लस बेसिकली सी लैंग्वेज की एक एक्सटेंशन है। सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में हमारे पास एक मेजर डिफरेंस है इनमें कि जो सी प्लस प्लस है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस को सपोर्ट करती है, लेकिन हमारे पास जो सी लैंग्वेज है ये सपोर्ट नहीं करती। इसकी वजह से हम सी को एक्सटेंड करके सी प्लस प्लस बनाई गई थी। इसका दूसरा फीचर हमारे पास है कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ये इसका सिंटेक्स हमारे पास इजीली हमें अंडरस्टैंड भी हो जाता है और ये बहुत ही इजीली हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और अगर हमें न्यू कोड इसमें ऐड करना पड़े तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इसमें थर्ड हमारे पास है केस सेंसिटिविटी। कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास इसमें सभी लोअर केस में हमें लिख जाते हैं, चाहे जो भी है हम इसको लोअर केस में ही लिखेंगे। सी प्लस प्लस को हम मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज इसलिए कहते हैं कि ये डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम पे उनके कंपोनेंट को देखे बगैर उन पे वर्क कर सकती है। चाहे वो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास CPUs आते हैं, प्रोसेसर्स आते हैं, मुख्तलिफ हैं, इंटेल का है, मोटरोला का है, सब में वर्क कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास हैं जाननी बहुत ज़रूरी है कि मशीन इंडिपेंडेंस और चीज़ है, और जो दूसरा हमारे पास है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ये और चीज़ है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस हम उसके लिए कहते हैं कि जब हमारे पास एक प्रोग्राम जो विंडोज़ पे बनाया गया है वही प्रोग्राम हमारे पास लिनक्स में भी रन हो रहा है, वही हमारे पास मैक में भी रन हो रहा है। लेकिन मशीन इंडिपेंडेंस एक अलग चीज़ है, ये मुख्तलिफ कंप्यूटर सिस्टम पे हम इसे रन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और सी प्लस प्लस को हम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे बेस कर रही होती है। यही वो बात है जो इसको सी लैंग्वेज से डिफरेंट करती है। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास डाटा होता है, फंक्शन होते हैं, और डाटा और फंक्शन इकट्ठे मिलके काम कर रहे होते हैं हमारे पास। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम एक बड़ा कोड लिखने के बजाय हर कोड को ब्रेक करके छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको समझना और जिसको मेंटेन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की। अब यहाँ पे अगर हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के एग्जांपल को देखें तो हमारे पास ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास सम वाला फंक्शन है और एक सिंपल फंक्शन फंक के नाम से एक फ़ंक्शन हमने बनाया हुआ है। तो जो सम वाला फंक्शन है ये अपना एक अलग कंपाइल होगा, और जो हमारे पास ये फंक वाला फंक्शन है ये अपनी तरफ से एक अलग कंपाइल होगा, यानी कि एक इंडिपेंडेंटली कंपाइल हो रहे हैं हमारे पास। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हमारे पास फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए बेसिक फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जो कि जो प्रोग्रामर होता है वो उनको बार बार यूज़ कर सकता है। जैसे कि हमने कोई आउटपुट लेनी है तो उसके लिए हमारे पास IO स्ट्रीम के नाम से एक हेडर फाइल होगी। हमारे पास बेसिकली एक हेडर फाइल्स होती हैं जिनको हम हर प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखा जाता है। इसके बाद हार्डवेयर कंट्रोल है। हार्डवेयर कंट्रोल हम लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमने एक USB डिवाइस अपने सिस्टम से कनेक्ट की है तो हमें एक पॉपअप दे दे या एक हमें मैसेज दे दे कि हमारे पास फ़लाँ पोर्ट पे ये वाली हमारे पास डिवाइस कनेक्ट हुई है। अब फीचर्स के बाद हम देखेंगे सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हमें एक प्रोग्राम को लिखा जाता है। तो हमारे पास तीन पोर्शन आते हैं एक प्रोग्राम के सी प्लस प्लस में, जिसमें पहले को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा हमारे पास उसका मेन फंक्शन, और तीसरे हमारे पास प्रोग्राम की बॉडी होती है। यहाँ पे प्री प्रोसेसर को देखा जाए तो हमारे पास ये एक कमांड होती है जो कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो एक गिवन सोर्स कोड को पहले ही प्रोसेस करके रखे। ये हमारे पास हमेशा ही हैश के साइन से शुरू होती हैं। जैसे कि अब कभी हमने हेडर फाइल्स होती हैं, डिफ़ाइन फाइल्स मुख्तलिफ़ तरफ से हमारे पास होती हैं, जिसमें हम हैश इंक्लूड या हैश डिफ़ाइन के नाम से
फाइल्स लगाते हैं। तो ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं और ये हर प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में हम लिखा जाता है। ये पहले ही अपने प्रोसेसेस को कंपाइल करके रखा होता है कि जब हम अपना प्रोग्राम रन करें तो डायरेक्टली ही हमारे पास वो आउटपुट देने के लिए रेडी हो जाए। अब यहाँ पे हम हेडर फाइल की बात करें तो हर प्रोग्राम में बिल्कुल स्टार्ट में ही हेडर फाइल इंक्लूड की जाती है। अब एक प्रोग्राम है उसके अंदर एक हेडर फाइल भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हेडर फाइल हो सकती हैं और हर हेडर फाइल होती है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर हम बात करें आईओ स्ट्रीम के नाम की हेडर फाइल की तो वो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होगी। अगर हम बात करें मैथ के नाम से या सी मैथ के नाम से हेडर फाइल जो है तो वो मैथ के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होगी। इसके बाद हम बात करते हैं मेन फंक्शन की। तो हम देखते हैं कि हर प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो हमारे पास मेन फंक्शन ही होता है। अब एक प्रोग्राम है उसके अंदर मेन फंक्शन लाजमी होगा। अगर उस प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो वो कंपाइल होगा लेकिन रन नहीं होगा हमारे पास। और अब मेन फंक्शन के अंदर अब हम चाहें तो एक स्टेटमेंट लिख दें, चाहे तो हम 10 स्टेटमेंट्स लिख दें, चाहे पूरा उसमें कोड लिख दें, तो वो जितनी भी उसके अंदर आएंगी स्टेटमेंट्स को सारी की सारी रन होंगी। अब मेन फंक्शन के बाद हम देखते हैं कि प्रोग्राम की बॉडी है। अब ये हमारे पास एक बेसिक C++ का प्रोग्राम है जो हमें सी आउट करके यानी कि प्रिंट करके हेलो वर्ल्ड आउटपुट में देगा। तो हमारे पास इसका पहला लाइन ऑफ कोड है वो हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि हमारे पास एक हेडर फाइल है। ये प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में हमने लिखा है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है उसका मेन फंक्शन और मेन फंक्शन के नीचे जो इस पैरेंथेसिस से स्टार्ट हो के लास्ट पैरेंथेसिस तक जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट्स आएंगी वो हमारे पास C++ की या स्टेटमेंट्स कहलाएंगी या प्रोग्राम बॉडी कहलाएगी। उसके बाद हर स्टेटमेंट के एंड पे हमारे पास एक स्टेट टर्मिनेटर होता है जो कि लाजमी होता है। अगर हम ना लिखें तो हमारे पास एरर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें टोकन्स और वाइट स्पेसेस की, टोकन हमारे पास हर लैंग्वेज का एलिमेंट होता है जो कि स्टेटमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। वो मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, जैसे अब C++ में हमारे पास कीवर्ड्स भी होंगे, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स वगैरह हमारे पास होंगे। इन सब को हम C++ के टोकन्स कहेंगे। जैसे कि हमारे पास आइडेंटिफायर है, हमने वेरिएबल का नाम कोई भी लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल माय नेम लिख दिया तो हमारे पास ये भी एक टोकन है। कीवर्ड में हमारे पास हेडर फाइल के अंदर जैसे हेडर फाइल के फंक्शन हमने रन करवाने हैं, मैथ फंक्शन रन करवाने थे SQRT यानी कि स्क्वायर रूट के नाम का हमारे पास कोई भी टोकन होगा, सी आउट के नाम से टोकन होगा और प्रिंट के नाम से टोकन होगा। तो ये सब हमारे पास टोकन्स कहलाते हैं। इसके अलावा हम वाइट स्पेसेस की बात करें तो C++ में कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वाइट स्पेसेस लगाई जाती हैं, लेकिन जब बेसिकली हमारे पास कंपाइलर जो है वो जितना भी हमने कोड लिखा था उसको सिंगल लाइन में रीड करता है, लेकिन हमने अपनी ह्यूमन रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वाइट स्पेसेस लगाई होती हैं। जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, टैब के नाम से एक वाइट स्पेस होगी, कैरेज के नाम से होगी और स्पेस के नाम से होगी, लेकिन एज सच इन स्पेसेस का हमारे ओवरऑल कोड पे कोई असर नहीं होता क्योंकि कंपाइलर जो होता है वो उन स्पेसेस को इग्नोर कर देता है।